नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम राष्ट्रीय आय एवं युक्त आदर्श परीक्षा के नए वीडियो को लेकर के आए हैं। इतिहास कक्षा 6 पाठ 7। अभी तक हमने पाठ 6 तक पढ़ा है। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, जाकर के आप एक पाठ से लेकर के 6 पाठ तक, और अभी हम 7वां पाठ कवर करने वाले हैं, सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जहाँ भी जो भी सेक्शन समझने में कोई समस्या आए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का पहला प्रश्न, आचार्य कौटिल्य ने बालक चंद्रगुप्त को कौन सा खेल खेलते हुए देखा? तो जब आचार्य कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त शर्मा भी है, ये धनानंद नंदवंश के शासक से अपमानित होकर के लौट रहे थे, तो उन्होंने एक बालक को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। तो उस समय चंद्रगुप्त राजकीलकम नामक खेल खेल रहा था। ये राजकीलकम नामक खेल क्या है? इस खेल में चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था और बाकी के उसके साथी फरियादी, दरबारी इत्यादि बने हुए थे, और चंद्रगुप्त एक अपराधी और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने का कार्य कर रहा था खेल खेल में। तो इसको राजकीलकम नामक खेल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किस शासक का शासन था? तो उस समय नंदवंश के शासक धनानंद का शासन था। नंदवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक धनानंद हुआ है। कौन सा शासक हुआ है? धनानंद। नेक्स्ट, नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की? तो धनानंद को पराजित कर नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। कब की? 322 ईसा पूर्व। और आपको बताते चले कि नंदवंश का पतन उसका शासक धनानंद हुआ, अंतिम शासक धनानंद, जो बहुत ही घमंडी हो गया था, बहुत ही क्रूर हो गया था, और उसने एक विद्वान शिक्षक चाणक्य या कौटिल्य का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर के चाणक्य या कौटिल्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को नंदवंश का शासक बना दिया। उन्होंने कहा था कि शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य पर कब्जा किया? नंदवंश मगध साम्राज्य का एक वंश था, सबसे शक्तिशाली वंश था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे आचार्य कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, उसको शिक्षित किया, उसको ट्रेंड किया, और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और नंदवंश को समाप्त कर दिया, धनानंद को समाप्त कर दिया 322 ईसा पूर्व में। किस से यूनानी सेनापति को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने परास्त किया? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को परास्त किया। एक यूनानी सेनापति सेल्यूकस था, वो युद्ध लड़ने के लिए मगध आया, तो वहाँ पर
चंद्रगुप्त की सेना से, चंद्रगुप्त से उसका सामना हुआ और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को परास्त कर दिया। जब सेल्यूकस परास्त हो गया तो दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस से संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को उपहार में क्या मिला? तो हिंदुकश पर्वत तक का क्षेत्र के जो प्रांत आते थे वो सब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को उपहार में दे दिए। क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्यूकस ने हार के फलस्वरूप हार गया तो संधि करनी पड़ी, मित्रता करनी पड़ी, दोस्ती करनी पड़ी और संधि में शर्त ये रखी गई चंद्रगुप्त के द्वारा कि मुझे हिंदुकश पर्वत तक के कुछ प्रांत चाहिए और सेल्यूकस ने वो खुशी खुशी उपहार स्वरूप दे दिए। पहले ये संधि वाला प्रस्ताव बहुत चला करता था। नेक्स्ट, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? फिर सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। क्वेश्चन आता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। कौन? मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। क्या था? राजदूत। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का उल्लेख किया है? यूनानी लेखक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो लिखा, कैसे लिखा? कुछ सेल्यूकस जो कि परास्त हुआ था चंद्रगुप्त से, सेल्यूकस की सेना, सेल्यूकस के साथी जो भी युद्ध में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी बताए यूनानी लेखकों को, और मेगस्थनीज जैसे लेखक राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे, उन्होंने जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया वो उन्होंने लिखा। लेकिन चंद्रगुप्त के लिए वो सेंड्रा कोट्स लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? सेंड्रा कोट्स। किसके लिए लिखा करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। एक नाम दिया था यूनानी लेखकों ने अपनी भाषा में, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रा कोट्स के नाम से वर्णन किया करते थे। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में उसने लिखा। किस पुस्तक में लिखा? इंडिका। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, पहले भी इस क्वेश्चन का बहुत जिक्र हो चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आचार्य कौटिल्य थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु भी थे। अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक मेगस्थनीज है। मौर्य साम्राज्य में राजा को सलाह कौन देता था? तो मौर्य साम्राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन होता था। वो मंत्रिपरिषद ही मौर्य साम्राज्य में राजा को सलाह दिया करती थी। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय या उसके बाद भी मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था कुछ इस तरह रही। साम्राज्य या कह सकते हैं एक देश, साम्राज्य की परिभाषा आपको बता चुके हैं कि जब राजा अपने राज्य के विस्तार की दृष्टि से अन्य राज्यों पर युद्ध के द्वारा, किसी संधि के द्वारा या किसी भी प्रस्ताव के द्वारा अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता है, तो उसको साम्राज्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हुआ और साम्राज्य प्रांतों में बटा था। किस में बटा था? प्रांतों में या राज्यों में। और प्रांत बटे होते थे जनपद या जिला में, जनपद या जिला में बटे होते थे। और जनपद या जिला दो भागों में बंटते थे, नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, नगर या फिर गांव।
इनमें बटे हुआ करते थे। जो साम्राज्य का प्रमुख होता था वो राजा होता था और राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया करता था और मंत्री परिषद में योग्य व्यक्ति ही रहा करते थे। विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही रहा करते थे। अर्थ के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, तो वही राजा के मंत्री परिषद में शामिल हुआ करते थे और राजा को विभिन्न क्षेत्रों में सलाह दिया करते थे। और राजा साम्राज्य का एक केंद्र बिंदु था, प्रमुख था। राज्य लगभग सभी मामलों को अपने कब्जे में ले रखा था राजा ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही अच्छे ढंग से साम्राज्य चलाया। राजा का काम होता था आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव और मंत्री परिषद का काम होता था राजा को सलाह देना। प्रांतों की बात करें तो प्रांतों का प्रमुख या मुखिया राजा ने नियुक्त कर रखा था राज्यपाल को, जो कि राज्यवंश से ही हुआ करते थे। राज्यपाल जो बनाया करते थे वो राज्यवंश से ही हुआ करते थे, यानी राजा के वंश के जो लोग होते थे वही प्रांतों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। और इनका काम होता था प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य करना। जनपद या जिला का प्रमुख स्थानीय व्यक्ति बनाया जाता था या स्थानिक बनाया जाता था, जो स्थानीय शासन व्यवस्था देखता था कहाँ की, जिला की। या कह सकते हैं हम स्थानिक व्यक्ति एक तरह से जिलाधिकारी या डीएम हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के समय पर, जो स्थानीय शासन को देखता था। नगर में परिषदें बनती थीं, जो 6 परिषदें बनाई जाती थी नगर में। प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त हुआ करते थे, जिनको हम आज कमिश्नर भी कह सकते हैं। तो 6 परिषदें हुआ करती थी और 5 आयुक्त मिलकर के एक परिषद चलाया करते थे। और गांव का प्रमुख ग्रामिक या गोप भी इसको कहीं पे मिलता है, गोप भी कहा जाता था, जो कि गांव का मुखिया होता था। या मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी। सबसे छोटी इकाई गांव क्या थी? गांव थी। गांव की समस्याओं को ग्रामिक के द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। या गोप को या ग्रामिक को हम आज के रूप में प्रधान भी कह सकते हैं। और गांव की जो समस्याएं होती हैं वो प्रधान ग्राम सभा के लोगों के साथ बैठ करके हल कर निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन समाज में प्रशासन व्यवस्था कितने स्तरीय थी? तो अभी हमने जाना 3 स्तरीय प्रशासन व्यवस्था थी। प्रांतीय, जनपदीय, नगर या ग्रामीण, 3 भागों में बटी हुई थी। साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया था, प्रांत, जनपद, नगर और नगर या फिर गांव। मौर्य साम्राज्य में राजा का पद कैसा था? हमने अभी जाना कि राजा का पद वंशानुगत होता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में ग्राम के समूहों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में ग्राम के समूह मौर्य काल में ग्राम समूहों के प्रधान को गोप या ग्रामिक कहा जाता था। मौर्य काल में कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाता था? तो राजकोष से। राजकोष था जो राजकोष या ट्रेजरी जो थी साम्राज्य की, उससे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था। मौर्य काल में सेना के प्रकार क्या क्या थे? मौर्य काल में सेना के मुख्य रूप से 2 प्रकार थे, थल सेना और जल सेना। थल सेना की बात करें तो थल सेना में पैदल, हाथी और घोड़ा 3 कैटेगरी होती थी। थल सेना में पैदल सेना, हाथियों पर चलने वाली सेना और घोड़ा पर चलने वाली सेना। और दूसरे प्रकार की सेना थी जल सेना। तो ये मौर्य साम्राज्य की एक विशेष बात थी
कि मौर्य साम्राज्य में जल सेना सक्रिय हो चुकी थी। मौर्य काल में आय के स्रोत क्या थे? आय के स्रोत जिनसे राजा को आमदनी होती थी और राजकोष का बढ़ावा होता था, वो थे कृषि कर, सिंचाई कर और बिक्री कर। कृषि कर जो किसानी करते थे, वो कृषि का कुछ उपज राजा को दिया करते थे। पानी की सिंचाई की व्यवस्था की गई थी राजा के द्वारा, तो जो किसान सिंचाई करते थे, सिंचाई का कर भी दिया करते थे और व्यापारी बिक्री कर दिया करते थे। उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और यही भी राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और यही मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन बनी? पाटलिपुत्र। मेगस्थनीज ने किस वृक्ष के बारे में वर्णन किया है? मेगस्थनीज ने एक वृक्ष है जिसके बारे में वर्णन किया है, उसका नाम है बरगद। उसने लिखा है कि भारत में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसके छाया में 400 लोग बैठ सकते हैं। उसने शहद के बारे में भी उल्लेख किया है, उसने कपास के बारे में भी उल्लेख किया है। फिर उसने लिखा कि भारत में ऊन पेड़ों पर उगती है, तो उसको नहीं पता था ये कपास होता है और इसके बाद में कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि यूनान में कपास उस समय नहीं होता था। और साथ ही साथ उसने एक पक्षी का भी जिक्र किया है, तोता का, जो मनुष्य की तरह बोल सकता है। ये उसको विचित्र बातें लगी, बरगद, शहद, कपास और तोता। और साथ ही साथ एक गन्ना का भी उपयोग उसने जिक्र किया है कि एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर से शहद या चीनी निकलती है। किस काल में महल सोने चांदी के बने होते थे और लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे? ये मेगस्थनीज ने देखा मौर्य साम्राज्य में और उसका जिक्र किया कि वहाँ के महल सोने चांदी के बने होते थे और लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में लोग बड़े ही समझदार और जागरूक रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से मित्रता रख करके रहते होंगे मौर्य काल में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार के बाद मगध का सम्राट कौन बना? तो उसका बेटा अशोक जो है, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा बना या सम्राट बना। तो तीन मौर्य साम्राज्य में तीन के बारे में हम प्रमुख रूप से जानते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार जिसके बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। इतिहास उन्हीं के बारे में है जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कार्य किया है या बहुत बुरा कार्य किया है। दो के बारे में ही इतिहास लिखता है और बाकी को भूल जाता है। पर तीसरे हैं अशोक। अशोक के बारे में भी बहुत पढ़ने को मिलता है और हम इसी पाठ के अगले पार्ट में, अगले क्रम में अशोक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसको अलग हमने इसलिए कर दिया ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो इस तरह से हमें पढ़ने को मिला मौर्य साम्राज्य के बारे में और हम बाकी सब चीज़ें मौर्य साम्राज्य में और आगे पढ़ेंगे और क्या कैसे है। चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब